हाँ भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम है? हेलो। हाँ सर। अभी तक जो मैंने बताया है उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। नो सर। नहीं सर। पक्का? सर क्या क्या बताया मैंने? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट था, एक हीटिंग इफेक्ट था सर। एक हीटिंग इफेक्ट बताया था, एक रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट बताया था, एक सीओपी बताई थी। ठीक है सर, और मैं संबंध बताया था, रिलेशन। सीओपी ऑफ हीट पंप और सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन में हीट पंप में रिलेशन बताया था, है ना? कॉपी पेन सबके पास है? ये सर। यस सर। हाँ, तो एक न्यूमेरिकल देते हैं, न्यूमेरिकल करके दिखा देना। देखो, अगर मान लो कभी गलती से कोई पूछ ले भाई, द डिफरेंस बिटवीन ए हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर और हीट पंप, तो उन्हें कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे शो करेंगे? उसका तरीका ये है। हीट इंजन तुम ऑलरेडी देख चुके हो कैसे बनता है ना? तो मैंने डायग्राम दिखाया था, एम्बिएंट टेम्परेचर बनाकर उसके ऊपर नीचे बना के दिखाए थे पीपीटी में, लास्ट वाली, याद है? ये सर, यही डायग्राम है वो, ये अलग अलग बना दिया गया है बस। ठीक है भाई साहब? इस डायग्राम में, इन तीनों डायग्राम में किसी को कोई दिक्कत है? अरे भाई, इन डायग्राम में किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? सर नो सर। ठीक है सर फर्स्ट वाले डायग्राम में ई क्या है? इंजन बेटा, इंजन, हीट इंजन। और सर पी थर्ड में? हीट पंप। ओके सर। देखो, ऐसे पता करते हैं इसमें, ई से एरो अपोजिट साइड गया है, इसका मतलब वर्क डन, वर्क डन बाई द इंजन है, वर्क डन हमें मिल रहा है, तो ये हो गया इंजन। बाकी दोनों डिवाइस में हमारा जो एरो एरो है वो डिवाइस की साइड है। ठीक है, डिवाइस की साइड का मतलब है कि वर्क डन हम लोग करेंगे। वर्क डन दे रहे हैं, वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम नहीं है, वर्क डन ऑन द सिस्टम है। इसलिए एरो की साइड क्या है? रेफ्रिजरेटर की साइड है और हीट पंप की साइड है। यही एक डिफरेंस होगा। दूसरा डिफरेंस बताऊं कि देखो, इंजन में जो है हीट ट्रांसफर हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की साइड हुआ है, दिख रहा है? यस सर। बाकी दोनों डिवाइस में हीट ट्रांसफर जो है लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की साइड है। क्लियर है? यस सर। तो इन तीनों डायग्राम को मैं समझा चुका था ऑलरेडी, इन्हें समझाने की जरूरत नहीं है। सीओपी ऑलरेडी बता चुका हूं मैं, बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं न्यूमेरिकल पे आता हूँ। सर हाँ जी। सर एक्चुअल सीओपी कैसे निकलेगी? एक्चुअल सीओपी बेटा अभी आगे चलने तो दो, पढ़ने तो दो। आ जाए। ठीक। सर एक बार और समझा दीजिए। क्या? वही क्या? जो ऊपर तीनों डायग्राम थे। ये रो कौन रहा है भैया? बच्चा जिसका भी, चुप कर लो उसे। हाँ बताओ, इस डायग्राम में क्या समझ में नहीं आया? पांडे जी कुछ कह रहे थे। सर मैं अगली क्लास ले नहीं पाया था। कोई बात नहीं। जो सबसे लेफ्ट में डायग्राम है वो हीट इंजन के लिए है, मिडिल वाला डायग्राम रेफ्रिजरेटर के लिए है, थर्ड वाला डायग्राम हीट पंप के लिए। ये सर हीट इंजन का मतलब होता है कि हमारे एक हायर टेम्परेचर से हीट आएगी, इंजन को मिलेगी, जैसे कि हमने फ्यूल को गर्म किया था, फ्यूल को जलाया था वहां, है ना? ये सर फ्यूल जो बर्न हुआ था उससे हमें हीट मिली थी, इंजन चल गया था, वही है ये, उसी का डायग्राम है। बाकी जो सिलेंडर से हम साइलेंसर से निकाल रहे हैं हीट, वो हमारा Q1 है, नीचे की तरफ चल रहा है एनवायरमेंट की तरफ। ठीक है। ठीक है। दूसरा डायग्राम हमारा रेफ्रिजरेटर है। रेफ्रिजरेटर में क्या करते हैं हम, जो हमारे पास कोल्ड बॉडी है या कोल्ड स्पेस है, हमें उसे मेंटेन रखना है। अगर मान लो हीट सिस्टम में आ भी रही है तो हमें आने नहीं देना है, उसे निकालते रहना है सिस्टम से, मेंटेन रखना कुल मिला के टेम्परेचर, जो भी हमारा कोल्ड स्पेस है जिसे हमें मेंटेन रखना, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 8 डिग्री, 10 डिग्री, जो भी है, तो उसके लिए हमें कंटिन्यूसली हीट निकालनी पड़ेगी वहां से ना। वही हो रहा है। तो T1 टेम्परेचर से हमेशा Q1 अमाउंट ऑफ हीट निकाली जा रही है। निकाल कौन रहा है? रेफ्रिजरेटर। तो इसका डायरेक्शन किधर होगा? ऊपर की तरफ। ठीक है। ये क्लोसियस बता के चला गया, क्लोसियस ने बताया है कि हीट तभी ट्रांसफर होगी लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ जब हम एक्सटर्नली वर्क प्रोवाइड कराएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। तो इसलिए हमने क्या दे दिया, उसे वर्क डन दे दिया। तो WR क्या है?
जो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा रहे हैं, जिससे हमारा फ्रिज चल रहा है घर का, ठीक है, यस सर। जिससे कंप्रेसर को रन कराया हमने, वर्क हो गया, ऊपर की तरफ हीट चलेगी हमारी एनवायरनमेंट की तरफ। क्लियर है? यस सर। बिल्कुल सेम ऐसे ही हमारा क्या है, हीट पंप भी है। तो हीट पंप में और रेफ्रिजरेटर में फर्क क्या बताया था मैंने बताया था रेफ्रिजरेटर का काम है कोल्ड टेम्परेचर को मेंटेन रखना, लोअर टेम्परेचर को मेंटेन रखना, और हीट पंप का काम था हायर टेम्परेचर को मेंटेन रखना, मतलब एक बिल्डिंग को गर्म करना है ठंड में, तो उसे इतनी हीट देते रहना कि 25 डिग्री 26 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन रहे। क्लियर है भाई? यस सर। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। सर पक्का? सर। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है एक्चुअली वो ये है, एक्चुअली वो हमारा एयर रेफ्रिजरेटर वर्क्स ऑन रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल। ठीक है, इसके बाद ही हमारा चैप्टर हो जाएगा खत्म, चैप्टर नंबर 1 फिनिश हो जाएगा। मैंने क्या बताया, एयर रेफ्रिजरेटर वर्क्स ऑन रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल, रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल। ठीक है, तो मैंने जो कार्नोट साइकिल पढ़ाई थी उसमें क्या क्या प्रोसेस बताए थे, कौन कौन से प्रोसेस बताए थे? सर 2 आइसोथर्मल, 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक, सर 4 प्रोसेस थे। वो रिवर्सिबल एडियाबैटिक तो सबको याद है? यस सर। यस सर। उस साइकिल में कुछ भी नहीं करना है, बस हमने रिवर्स का मतलब होता है उस साइकिल को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो पहले वो क्लॉकवाइज थी, क्लॉकवाइज समझ रहे हो, उसके जो प्रोसेस की डायरेक्शन थी वो क्लॉकवाइज चल रही थी, मतलब 1 से 2 क्लॉकवाइज चल रहा था, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1, समझ रहे हो? यस अब रिवर्स कार्नोट साइकिल का मतलब क्या है कि मैंने उस डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया है। तो ये ध्यान रखना, जितनी भी रिवर्स्ड साइकिल होती हैं वो सारी हमारी रेफ्रिजरेशन में यूज होती हैं। ठीक है, क्या बताया मैंने? जितनी भी रिवर्स्ड साइकिल होंगी, चाहे वो रिवर्स ब्रेटन हो, चाहे वो रिवर्स कार्नोट हो, ठीक है, वो चाहे वो रिवर्स रैंकाइन हो, वो सारी साइकिल किसमें यूज होती हैं? रेफ्रिजरेशन में। क्लियर है? यस सर। मतलब ये वो साइकिल है जिन्हें हमें वर्क देना पड़ेगा। क्लियर है भाई साहब? यस सर। जी सर। ये वो साइकिल है जिनसे वर्क मिलेगा नहीं हमें, जिन्हें हम वर्क डन प्रोवाइड कराएंगे। क्लियर है? शुरू कर दो बेटा की, शुरू कर दो। तो तुम ध्यान से देखो, मैंने तुम्हें पहले जो कार्नोट साइकिल बताई थी, अगर तुम्हारे पास थर्मोडायनेमिक्स के नोट्स या बुक हो तो उसे साइड में रख के देख सकते हो, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ चेंज कितना है, डायरेक्शन रिवर्स हो गई है। अब डायरेक्शन कैसी हो गई है? एरो की डायरेक्शन देख के बताओ कैसे घूम रही है एरो? एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ गया? यस सर। तो यहाँ से एक कंक्लूजन ये निकला, ये भी ध्यान रखना, जितनी भी क्लॉकवाइज साइकिल होती हैं, कौन सी? वो सारी वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल होती है, वहां से वर्क डन मिलता है। ठीक है? ठीक है? जी सर। यस सर। जितनी भी एंटी क्लॉकवाइज साइकिल होती हैं वहां पे वर्क देना पड़ता है, वो वर्क एब्जॉर्बिंग साइकिल होती है। ठीक है? क्लियर है? यस सर। यस सर। अब फिर वही देखो, सारी चीजें वही है, कुछ भी नया नहीं है। हम कार्नोट साइकिल क्यों पढ़ रहे थे? कार्नोट साइकिल एक ऐसी स्टैंडर्ड साइकिल थी जिस साइकिल में हीट इंजन हमारा जो हाईएस्ट पॉसिबल इफिशिएंसी हो सकती थी वो मिलती थी उससे, है ना? कार्नोट साइकिल मतलब थी एक एयर स्टैंडर्ड साइकिल, यही तो थी। यस सर। अच्छा। ऐसे ही रिवर्स कार्नोट साइकिल भी एक स्टैंडर्ड रेफ्रिजरेशन साइकिल है जिसे हम पढ़ रहे हैं, इसलिए जिससे कि हम जो प्रैक्टिकली पॉसिबल साइकिल्स हैं या प्रैक्टिकल पॉसिबल जो हम मशीन बनाएंगे उसकी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस सीओपी इससे कंपेयर कर सके। मतलब मेरा कहने का ये है कि हमारा रिवर्स कार्नोट साइकिल से जो सीओपी मिलेगा वो हाईएस्ट होगा, वो मैक्सिमम पॉसिबल सीओपी होगा किसी भी साइकिल के लिए, उससे ज्यादा सीओपी पॉसिबल नहीं होगा।
क्लियर है भैया? क्लियर है? यस सर। जो लिमिटेशंस हमारी कार्नोट साइकिल के लिए थी वही सेम लिमिटेशंस हमारी रिवर्स कार्नोट साइकिल के लिए भी है। तो मैंने 2 लिमिटेशन बताई थी, बताओ जरा कौन कौन सी थी? बोलो भाई, कोई तो बता दो यार, नहीं तो नाम लेके पूछना शुरू कर दूंगा मैं। शुरू करो फिर नाम लेके पूछना। सर सर कभी भी ऐसा वाल सर नाम लेके बनाना पूछना शुरू करो। पॉसिबल नहीं है। हेलो, ये कुछ लोगों ने अपना माइक ऑन कर रखा, ऑफ करे भैया। हेलो। हर्ष अग्रवाल, अभिषेक कुमार, यस राय, सर, सर मैं बता लोकेश रहा था। कुमार, नैना सोनी, ये लोग अपना माइक तुरंत बंद कर ले, तुरंत, विद इन अ सेकेंड। जब मैं नाम लूंगा, लोकेश कुमार, सच बताई थी मैंने कार्नोट साइकिल की। जो टेम्परेचर होगा वो कांस्टेंट नहीं रहेगा इसमें? नहीं, मैंने लिमिटेशंस पूछ रहा हूँ मैं, कार्नोट साइकिल की लिमिटेशंस मैंने क्या क्या बताई थी। अभी मैं रिवर्स कार्नोट की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं कार्नोट साइकिल की बात कर रहा हूँ। मैंने 2 लिमिटेशंस बताई थी उसकी कुछ, ये क्यों प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है वे। कोई कुछ कहना चाह रहा है? कौन है भाई? मैं हूँ सर। सर हेलो, क्लासियस और कोई कुछ कहना चाह रहा है? सर एक तो बोलो। सर क्लासियस की जो बताई थी सर, और एक दूसरी वाली थी। मैं लिमिटेशंस पूछ रहा हूँ बेटा, लिमिटेशंस। मैं बताऊँ सर? सर बोलो बोलो, कोई बोल रहा है, बोलो। अरे बोलो भाई, कौन था? कंप्लीट प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर में कांस्टेंट रहता है, पर ऐसा प्रैक्टिकली संभव नहीं है। ये एक हो गया, एक और बताया था मैंने जो मतलब इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सर जो वाल बनाया हुआ था वो सर। सौरभ मौर्य है। हेलो, तुम बीच बीच में क्लास लेफ्ट करके कहाँ चले जाते हो? अभिषेक कुमार राय, या तो क्लास ज्वाइन किया करो या तो ज्वाइन मत किया करो, बीच बीच में छोड़ छोड़ के मत भागा करो। सर मैं ज्वाइन हूँ सर। मैसेज आ रहा है अभिषेक कुमार लेफ्ट की क्लास। नहीं सर, मैं तो ज्वाइन हूँ सर। एक बार मेरा लेफ्ट हो गया था गलती से सर, लेफ्ट अभी हो गया था एक बार, तुरंत मैंने ज्वाइन कर लिया। वही तो कह रहा हूँ। सौरभ मौर्य है, सौरभ मौर्य। हाँ बताओ बेटा, आप बताओ कार्नोट साइकिल की लिमिटेशंस क्या बताई थी? पहला तो वही था सही, जो कांस्टेंट था, लेकिन सेकंड वाले आदमी मैंने कुछ ये बताया होगा, कोई एक प्रोसेस बहुत स्लो होता है, एक प्रोसेस बहुत फास्ट होता है। सर ये सर ये जो होता है एडियाबेटिक बहुत फास्ट होता है ये प्रोसेस। यस सर। ना सर अचीव करने में सर वो होता है। भाई देखो, ध्यान से देखो, इस साइकिल में देख लो चाहे उसमें देख लो, 1 to 2 प्रोसेस क्या है? आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। 2 to 3 प्रोसेस क्या है? आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल कंप्रेशन। कंप्रेसर तो एक ही लगा होगा ना रेफ्रिजरेटर में, 2 थोड़ी लगे होंगे। समझ रहे हो क्या वर्क डन का बताया था ग्राफ, वर्क डन का मैं ये कहना चाह रहा हूँ। आएगा वर्क डन। हाँ सौरभ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कंप्रेसर जब एक ही है तो एक कंप्रेसर एक ही कंप्रेशन प्रोसेस में ऐसा तो नहीं हो सकता कि आधे स्ट्रोक में स्लो चले, आधे में बहुत फास्ट चले। एकदम से इतना स्पीड वेरिएशन पॉसिबल है? इसीलिए हमारा कार्नोट साइकिल प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं थी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो इंजन था, जो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट था उसका, उसकी स्पीड में एकदम से बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं कर पा रहे थे, हम कर ही नहीं सकते। ठीक है, इसीलिए हमने प्रोसेस को बाद में चेंज किया था। ऑटो साइकिल में चेंज हो गया था, अगर तुम्हें याद हो तो।
मोटरसाइकिल में आइसोथर्मल को रिप्लेस कर दिया गया था विद द हेल्प ऑफ मोटरसाइकिल में रिप्लेस कर दिया गया था विद द हेल्प ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, अगर याद हो तो। याद है? यस सर। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है, ऐसे ही रिवर्स कार्नोट साइकिल भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन पढ़ क्यों रहे हैं हम? पढ़ रहे हैं जस्ट फॉर स्टैंडर्डाइजेशन और कंपैरिजन। स्टैंडर्ड मतलब किसी कोई एक ऐसी चीज भी तो होनी चाहिए हमारे पास जिससे हम कंपैरिजन कर सके कि हम अभी कितना और अचीव करना बाकी रह गया, मतलब मैक्सिमम कितना अचीव कर सकते हैं हम। ठीक है, क्लियर है? यस सर। अब मैं रिवर्स कार्नोट साइकिल शुरू करता हूँ। जैसे मैंने कार्नोट साइकिल समझाई थी वैसे रिवर्स कार्नोट भी है, बस प्रोसेस को की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया गया है। लेफ्ट वाला डायग्राम पीवी डायग्राम है, राइट वाला डायग्राम टीएस डायग्राम है। तो मैं वन बाय वन डायग्राम समझाने की कोशिश करता हूँ। प्रोसेस 1 to 2 मैंने बताया था, इसमें 4 प्रोसेस होंगे, वही 4 प्रोसेस अब भी हैं। अभी भी हमारे 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हैं, अभी हमारे 2 आइसोथर्मल प्रोसेस हैं। यही हमारे सेम दोनों कार्नोट साइकिल में भी थे, अगर याद हो तो। यही दोनों थे, यही दोनों थे। यस सर। कुछ चेंज तो नहीं हुआ है? कुछ चेंज तो नहीं हुआ है ना? नहीं सर। हाँ सर। वेरी गुड। तो भाई मैंने बताया होगा तुम लोगों को, जिन लोगों को मैंने बताया होगा, मैंने ये बताया होगा कि इसमें 2 एक्सपेंशन होते हैं, 2 कंप्रेशन होते हैं। यही बताया होगा, है ना? यस सर। तो मेरा कहने का मतलब बेटा ये है, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हमारे तो जो कंप्रेशन है, तो उसमें से एक कंप्रेशन हमारा आइसोथर्मल है, एक हमारा आइसेंट्रोपिक है। ऐसे ही इसमें से जो एक एक्सपेंशन है वो आइसेंट्रोपिक है और एक आइसोथर्मल है ना? ऐसे ही उसमें भी थे। अब मैं प्रोसेस 1 to 2 शुरू करता हूँ। 1 to 2 है हमारा आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। आइसेंट्रोपिक का दूसरा नाम क्या होता है? रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, यही होता है। यस सर। ठीक है सर। तो तुम डायग्राम में देखो, डायग्राम के ऊपर लिखा हुआ भी है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन का मतलब होता है कि हमने जो अगर मैं थोड़ी देर के लिए भाई कंप्रेसर को रेसिप्रोकेटिंग मान लूं, कंप्रेसर रेसिप्रोकेटिंग होता है हमारा, मैंने बताया है। कंप्रेसर जो होता है वो रेसिप्रोकेटिंग होता है ना, जस्ट लाइक इंजन। यस सर। है ना, बस चेंज हो जाती है चीज। तो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन का मतलब क्या है? कंप्रेशन मतलब किसी चीज को हम कंप्रेस कर रहे हैं, मतलब वॉल्यूम क्या होगा? घट रहा है, कम होगा। ठीक है, वो डायग्राम में भी दिख रहा होगा तुम्हें, V2 is less than V1, दिख रहा है ना? यस सर। मतलब Yes, sir. मतलब ऐसे मान लो कि अगर ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होता तो पिस्टन ने BDC से TDC की तरफ चलना शुरू कर दिया है। समझ रहे हो? यस सर। यस सर। पिस्टन ने BDC से TDC की तरफ चलना शुरू कर दिया है, वाल्व दोनों बंद हैं, तभी तो होगा कंप्रेशन। यस सर। तो वॉल्यूम कम हुआ, प्रेशर बढ़ा। क्लियर है? यस सर। यस सर। मुझे ये तो पता है कि अगर प्रेशर बढ़ा है तो टेम्परेचर भी डैम श्योर 100% बढ़ा होगा। क्लियर है? यस सर। लेकिन ये कंप्रेशन है कौन सा? ये कंप्रेशन है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। क्या है ये? आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। मतलब अगर मैं इस प्रोसेस को टीएस डायग्राम पे शो करना चाहूंगा तो ये एक वर्टिकल लाइन होगी, क्योंकि इसमें एंट्रोपी रहेगी कांस्टेंट। एंट्रोपी क्यों कांस्टेंट रहेगी? वहां पे हीट ऐड होगी, नहीं रिजेक्ट होगी, क्योंकि ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है। क्लियर है भाई? जी सर। क्लियर है? जी सर। यस सर। तुम देखो, यस सर। तो फिर तुम देखो टीएस डायग्राम पे 1 to 2 प्रोसेस वर्टिकली शो किया गया है और डायरेक्शन उसकी ऊपर की तरफ है। क्यों? क्योंकि प्रेशर बढ़ा है तो टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ। T2 is always greater than T1। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोल दो जल्दी। प्रोसेस 1 to 2 में नो सर। प्रोसेस 1 to 2 में प्रॉब्लम है? किसी को भी पूरी क्लास में जितने लोग हैं, जितने भी लोग हैं भाई, किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो यही बोल देना। अगर ये समझ में आ गया तो चैप्टर 1 से ये समझ लो सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन है ये।
चैप्टर 1 से सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन टॉपिक है ये। इसी पे न्यूमेरिकल भी आएंगे या तो इसकी थ्योरी आएगी, डेरिवेशन। किसी को कोई दिक्कत हो तो बोल सर दीजिए। एक बार समझा दीजिए। मैंने बोला बेटे प्रोसेस 1 to 2 है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, मतलब इसका दूसरा नाम होता है रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें हीट ना तो ऐड हो सकती है और ना ही रिजेक्ट हो सकती है। क्लियर है? इसका मतलब ना तो बाहर से हीट आ रही ना बाहर जा रही है, सिर्फ कंप्रेशन कर रहे हैं। कंप्रेशन का मतलब पिस्टन जो है बीडीसी से टीडीसी की तरफ चल रही है। ठीक है? अरे भैया पूछ कौन रहा था? हाँ हूँ को कर दो कुछ। कौन पूछ रहा था ये? तो मैंने बोला कि भाई जब कंप्रेशन होगा तो कंप्रेशन में वॉल्यूम कम होता है, तो वॉल्यूम घटना शुरू हो गया। 1 to 2 में तुम देखो V2 हमारा कम हो गया है V1 से, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है। ठीक है मानसी? हेलो? यस सर। हाँ, वॉल्यूम कम हुआ, प्रेशर बढ़ा है, तो मुझे ये पता है अगर प्रेशर बढ़ा है तो टेम्परेचर भी बढ़ा होगा। तो पीवी डायग्राम पे मुझे पता है, पीवी डायग्राम पे एक रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस एक कर्व लाइन होती है, तो मैंने कर्व लाइन शो कर दी 1 to 2। ठीक है? टीएस डायग्राम की तरफ चला मैं। अब टीएस डायग्राम पे मुझे पता है इस प्रोसेस का नाम आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है, मतलब एंट्रोपी रहती है कांस्टेंट। तो एंट्रोपी कांस्टेंट टीएस डायग्राम में कब रहेगी? जब एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगा। ठीक है? तो 1 to 2 एक सीधी स्ट्रेट लाइन हो गई वर्टिकली, और मुझे पता है इसमें टेम्परेचर बढ़ा होगा तो डायरेक्शन इसकी इसलिए हो गई ऊपर की तरफ। तो पीवी डायग्राम पे ये हुआ एक कर्व प्रोसेस, टीएस डायग्राम पे ये हुआ एक सीधी सीधी वर्टिकल लाइन। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो आगे। नो सर, आगे बढ़ जाएं। यस सर। वेरी गुड, अब आगे तरफ चलते हैं। प्रोसेस 2 to 3। तो पिस्टन अभी जो है मिड में पहुंची थी भाई साहब, मिड में पहुंची थी, अभी टीडीसी पे पहुंची नहीं थी, अब टीडीसी पहुंचने वाली है। देखो अब क्या होगा, पिस्टन मतलब जहां से प्रोसेस खत्म हुआ था ये 1 to 2, वहीं से आगे पिस्टन फिर शुरू हो गई, तो वॉल्यूम फिर से डिक्रीज होगा, क्योंकि ये अभी भी कंप्रेशन कंटिन्यू है, कंप्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। तो 2 to 3 जो कंप्रेशन है वो अब आइसेंट्रोपिक नहीं है, वो कैसा है? आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर कांस्टेंट। ठीक है? चूंकि यहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ा होगा, है ना? तो अभी टेम्परेचर की बात बाद में करेंगे टीएस डायग्राम में। अभी ये जान लो पीयू डायग्राम से कि अगर ये कंप्रेशन है तो वॉल्यूम इसमें डिक्रीज होगा और प्रेशर इसमें बढ़ेगा। क्लियर है? यहाँ तक दो बातें समझ में आई है? यस सर। कंप्रेशन हो रहा है तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा और प्रेशर बढ़ेगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर? अब थोड़ा सा और आगे तरफ चलते हैं, ड्रॉ कैसे करें। मैंने बताया था पीवी डायग्राम पे हमेशा जो स्लोप होता है वो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस का ज्यादा होता है आइसोथर्मल प्रोसेस से। बताया था कि नहीं? यस सर। तो ये जान लो, मैं जो 2 to 3 प्रोसेस ड्रॉ करूंगा उसका स्लोप थोड़ा सा 1 to 2 से कम रखूंगा। तो तुमने देखा होगा जो 1 to 2 प्रोसेस है बहुत कर्व तो है लेकिन वर्टिकली है, और आइसोथर्मल जो है थोड़ा हॉरिजॉन्टली है। दिख रहा है? यस सर। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, अगर मैं इन दोनों से एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करूं, टेंजेंट मतलब स्पर्शीय रेखा, तो एंगल की वैल्यू किसमें ज्यादा होगी? एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक वाले में। तो ये समझ में आ गया इसे क्यों थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा हॉरिजॉन्टली ड्रॉ क्यों किया है? एंगल कम रखना है, 1 to 2 से कम रखना है इसे, क्योंकि ये थर्मोडायनामिक्स में पढ़ चुका हूं मैं कि स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस ऑलवेज लेस देन स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। तो पीवी डायग्राम क्लियर हो गया? यस सर। अब मैं चलता हूं टीएस डायग्राम की तरफ। ठीक है, ध्यान से सुनना भाई। पीवी डायग्राम क्लियर है? जी सर।
अब टीएस की तरफ चलते हैं। मैंने बोला कि कंप्रेशन है तो वॉल्यूम कम होगा और प्रेशर बढ़ेगा। तो मैं ये भी तो बोल चुका हूँ भाई, अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, है ना? लेकिन ये प्रोसेस क्या है? आइसोथर्मल। मुझे टेम्परेचर को बढ़ने देना है क्या? नहीं बढ़ने देना। नो सर। तो मैं क्या करूंगा? सिस्टम से हीट रिजेक्ट कराऊंगा, ठीक है? सिस्टम से हीट रिजेक्ट होगी, मतलब रेफ्रिजरेटर से जो वर्क हो रहा है, रेफ्रिजरेटर वर्क कर रहा है, उसके रेफ्रिजरेटर से हीट बाहर की तरफ, सराउंडिंग की तरफ जाएगी। तो तुमने देखा होगा 2 to 3 प्रोसेस जो टीएस डायग्राम पे बना है, उसमें से क्यू के एक एरो बन के बाहर की तरफ लगा हुआ है, इसका मतलब सिस्टम से हीट बाहर की तरफ जा रही है, ठीक है? सर क्यों जा रही है वो? इसलिए जा रही है, इसलिए मजबूरी में मुझे सिस्टम से रिजेक्ट करनी पड़ रही है, क्योंकि मैंने जो कंप्रेशन किया था उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ गया था और मुझे टेम्परेचर बढ़ने नहीं देना। तो इसलिए हीट मुझे रिजेक्ट करानी पड़ी। अब चूंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो टीएस डायग्राम पे ये जो प्रोसेस होगा वो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ठीक है? क्लियर है? यस सर। अब तुम कहोगे सर 2 to 3 जो एरो का डायरेक्शन है वो राइट से लेफ्ट की तरफ ही क्यों है? इसका कोई आंसर देगा मुझे? मैंने बता चुका हूँ इसका आंसर में इनडायरेक्टली। यस सर, क्योंकि हीट सर रिजेक्ट हो रहा है ना, तो एंट्रोपी कम हो जाएगी सर। क्योंकि एंट्रोपी होता है ds = del Q by T। तो अगर मैंने del Q मतलब चेंज इन हीट, अगर मैंने हीट रिजेक्ट की है तो इसका मतलब del Q की वैल्यू माइनस में होगी, माइनस में ही होगी ना? यस सर। इसका मतलब एंट्रोपी डिक्रीज हुई है सिस्टम की। अगर इसे ऐसे नहीं समझना हो तो ऐसे समझ लो, जब किसी भी सिस्टम से हीट रिजेक्ट की जाएगी तो उसकी एंट्रोपी हमेशा डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि सिस्टम के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास अब एनर्जी कम रह गई है, और जब एनर्जी कम होती है तो मॉलिक्यूल्स में रैंडमनेस कम हो जाती है, ठीक है? तो एंट्रोपी डिक्रीज हुई। इसीलिए 2 to 3 प्रोसेस जो दिखाया गया है टीएस डायग्राम में वो राइट से लेफ्ट की तरफ है। क्लियर? यस सर। दोनों प्रोसेस क्लियर हो गए? यस सर। अब मैं प्रोसेस 3 to 4 की तरफ चलता हूँ। 3 to 4, अब मैं ये भी बता चुका हूँ कभी भी दो सेम प्रोसेस एक साथ नहीं हो सकते हैं। अगर आइसोथर्मल है तो अगला प्रोसेस आइसोथर्मल नहीं होगा, कौन सा होगा फिर? आइसेंट्रोपिक। और कंप्रेशन हो चुका है कंप्लीट, तो अब क्या होगा? एक्सपेंशन। अगला प्रोसेस मुझे पता चल गया कि आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होने वाला है। एक्सपेंशन का मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा, तो प्रेशर भी घटेगा। प्रेशर, हाँ प्रेशर कम हुआ, तो प्रेशर कम होगा तो टेम्परेचर भी कम होगा। टेम्परेचर भी कम होगा। 3 to 4 जो है वो 3 to 4 हमारा पीवी डायग्राम पे कर्व लाइन शो की गई है, जिसका स्लोप जो हमारा आइसोथर्मल से ज्यादा रखा गया है। अगर मैं टीएस डायग्राम की बात करूं तो एंट्रोपी कांस्टेंट रखी गई है और 3 to 4 के डायरेक्शन डाउनवर्ड है, क्योंकि टेम्परेचर घट रहा है। क्लियर है? जी सर। क्लियर है? अब हमारा आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा हमारा? आइसोथर्मल एक्सपेंशन। मतलब पिस्टन अब वो जो है वो टीडीसी से बीडीसी की तरफ चली थी, बीच में है अभी, अब बीडीसी की तरफ भाग रही है, जा रही है। तो आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन का मतलब अब क्या होगा अगेन? आइसोथर्मल एक्सपेंशन का मतलब अगेन क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ेगा। तो प्रेशर कम होगा। पीवी डायग्राम देख लो, पीवी डायग्राम पे कर्व लाइन शो की गई है जिसका स्लोप जो है 3 to 4 प्रोसेस से कम है, और वो 4 to 1 का मतलब जहां से हम शुरू हुए थे वहीं पहुंच गए हैं। साइकिल कंप्लीट हो गई है हमारी। यस सर। ठीक है जी?
यस सर, यस सर। अब हम चलते हैं टीएस डायग्राम पे। मैंने बोला वॉल्यूम बढ़ेगा, बढ़ गया, प्रेशर कम होगा। अगर प्रेशर कम हुआ है तो टेम्परेचर भी कम कम हुआ। हुआ। कम होगा। लेकिन प्रोसेस कौन सा है ये? आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो अगर टेम्परेचर कम होने की कोशिश करेगा तो हम उसे नहीं होने देंगे। ठीक है? यस सर। यस सर। तो क्या करेंगे फिर हम उसमें? हीट ऐड करेंगे। बाहर क्या करेंगे? हीट देंगे। बाहर से हीट हीट ऐड। वेरी गुड। तो हमने सिस्टम को सराउंडिंग से हीट प्रोवाइड कराई है, तो क्यू नॉट अमाउंट ऑफ हीट ऐड हुई है सिस्टम में हीट ऐड हुई है, इसका मतलब एंट्रोपी बढ़ेगी। बढ़ेगी। इसलिए इसकी डायरेक्शन हमारी लेफ्ट से राइट की तरफ। यस सर। अब बताओ इन दोनों डायग्राम में किसी प्रोसेस में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो जल्दी बोलो। स्लोप वगैरह सब समझ नहीं आया। बेटे मैं थर्मोडायनेमिक्स में बता चुका हूँ कि आइसोथर्मल जो प्रोसेस होता है उसका स्लोप आइसेंट्रोपिक प्रोसेस से कम होता है। स्लोप तो वो मतलब गामा वाले क्वेश्चन सर तो था सर वो। हाँ। स्लोप मतलब होता है बेटे प्रवणता। ठीक है। अब चूंकि ये कर्व लाइन है तो कर्व लाइन का स्लोप हम क्या टेंजेंट लाइन ड्रॉ करके देखते हैं। तो दोनों प्रोसेस से तुम टेंजेंट लाइन ड्रॉ करके देख लो। टेंजेंट लाइन ड्रॉ करके हॉरिजॉन्टल एक्सिस को मिलाना, जिससे हॉरिजॉन्टल एक्सिस का एंगल ज्यादा आ जाए, वही स्लोप ज्यादा हुआ। तो तुम यहाँ पे देखो 1 to 2 में ज्यादा एंगल आएगा या 2 to 3 में ज्यादा आएगा? 1 to 2 में सर। नहीं, जो पूछा था ये बताएगा ना, ललित बताएगा। ललित पूछ रहा था। यस सर। यस सर। बताओ बेटे किसमें एंगल ज्यादा आएगा, 1 to 2 में या 3 to 3 में? अरे बेटे मैं कह रहा हूँ इन दोनों से स्पर्शीय रेखा ड्रॉ करो। यस सर। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे स्पर्शीय रेखा। अब हॉरिजॉन्टल एक्सिस से एंगल देखो किसमें ज्यादा आएगा। सो 1 to 2 में ही आएगा सर। 1 to 2 में आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस जो होता है हमेशा उसका एंगल ज्यादा होता है आइसोथर्मल से। यही तो मैं कह रहा हूँ सुबह से। यस सर। तो ये तुम्हें पता चल जाएगा कि तुमने साइकिल गलत ड्रॉ नहीं की है। तुम्हें याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, गलती नहीं होगी। ओके सर। भाई सबको सारे प्रोसेस क्लियर हो गए? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ। अब देखो अब कोई दिक्कत ही नहीं है। अब प्रोसेस 1 to 2 मैंने बताया आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है, तो S1 इक्वल्स टू क्या होगा? S2। प्रोसेस 2 to 3 मैंने बताया आइसोथर्मल कंप्रेशन है, हीट रिजेक्ट कर रहे थे हम। ये वाला साइकिल देख लेना। साइकिल बना ली है तुम लोगों ने कॉपी पे? नहीं लेके नहीं बैठे हो कॉपी, गारंटी है। बना ली सर। बना ली। बनाई जा रही। तो देखो तुम अपनी साइकिल में जो तुमने ड्रॉ की है, मैं ये कह रहा हूँ कि जो 2 to 3 प्रोसेस था आइसोथर्मल कंप्रेशन, उसमें हीट रिजेक्ट करानी पड़ी थी मुझे, लेकिन टेम्परेचर बराबर था। एक्चुअली मुझे टेम्परेचर को इक्वेट रखने के लिए हीट रिजेक्ट करानी पड़ी सिस्टम से, क्योंकि हमारा कंप्रेशन की वजह से टेम्परेचर बढ़ जा रहा था। क्लियर है? हमारा प्रोसेस 3 to 4 क्या था? आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। अगेन वहां एंट्रोपी कम सेम हुई। प्रोसेस 4 to 1 क्या था हमारा? आइसोथर्मल एक्सपेंशन। वहां पे हीट ऐड करनी पड़ी थी मुझे क्योंकि टेम्परेचर ड्रॉप हो गया था। ठीक है, एक्सपेंशन की वजह से। प्रोसेस सारे समझ में आ गए चारों? यस सर। प्रोसेस समझ में आ गए? यस सर। हाँ। अब देखो टीएस डायग्राम पे ध्यान देना, खाली टीएस डायग्राम पे देना, पीवी डायग्राम पे मत देना। मैं पीवी डायग्राम की बात क्यों नहीं कर रहा हूँ? पीवी डायग्राम की बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सारी कर्व लाइन है। अगर मुझे एरिया निकालना होगा तो एरिया निकाल नहीं पाऊंगा मैं, क्योंकि मुझे भाई या तो मेरे पास प्रोसीजर में सारी इक्वेशन लगाऊं, डेरिवेशन करूं, बड़ा सा लंबा सा, बहुत लेंथी हो जाएगा। मेरे पास दूसरा एक सिंपल तरीका ये है, मैं जो है टीएस डायग्राम का एरिया निकाल लूं। तो टीएस डायग्राम पे जो एरिया होता है वो उस प्रोसेस के लिए हीट बताता है कि इस सिस्टम में कितनी हीट ऐड हुई है या रिजेक्ट हुई। समझ रहे हो बेटा? समझ रहे हो? यस सर। मैंने यहाँ पे क्या किया है, टीएस डायग्राम से एरिया कैलकुलेट कर रहा हूँ खाली मैं। ठीक है, क्योंकि वो हमारा एक रेक्टेंगल है तो इजीली एरिया निकाल लूंगा मैं। निकाल सकता हूँ ना?
जी सर। यस सर। यस सर। यस सर। तो ध्यान देना है। हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम कोल्ड बॉडी, हीट एब्जॉर्ब कहाँ हुई थी? हीट एब्जॉर्ब कहाँ हुई थी? 2-3 में। हीट एब्जॉर्ब हुई थी हमारी 4-1 प्रोसेस। 4-1। ठीक है, क्लियर है? तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर मुझे 4-1 में कितनी हीट ऐड हुई है वो निकालनी होगी, तो मैं ये ऐसे निकाल सकता हूँ। जो एरिया होगा हमारा 1, एरिया निकालो 4 1 2 डैश 3 डैश, जो डॉटेड वाली लाइन है नीचे हॉरिजॉन्टल एक्सिस तक, एक रेक्टेंगल बनाना है। ये 1 to 4 के नीचे वाले की बात कर रहा हूँ। 1 to 4 के नीचे वाले एरिया की बात कर रहा हूँ। तो ये होगा 4 1 2 डैश 3 डैश, यही तो एरिया हुआ बेटा। यस सर। यस सर। यस सर। मैं इस रेक्टेंगल का अगर एरिया निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा भाई? इसकी हाइट कितनी हो गई सर? T1 या T4, यही तो हुई जी सर। है ना? और इसकी लेंथ कितनी हो गई? S4, या तो S2 माइनस S4 कर लो, या S1 माइनस S3 कर लो, कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कुल मिलाकर डेल्टा S कह सकता हूँ। जी सर। कह सकते हैं। तो फिर मान लो अगर मैं एरिया निकालना है तो एरिया निकल गया भी आराम से, क्या दिक्कत है? क्या हुआ? T नोट डेल्टा S। अब तुम कह रहे हो सर ये T नोट कहाँ से आ गया? ये तो लग रहा होगा, लग रहा है? यस सर। यस सर। तो लिख दिया। तो ऊपर में पढ़ो, ऊपर में लिखा हुआ है प्रोसेस 4-1 में आइसोथर्मल एक्सपेंशन एंड हीट एब्जॉर्प्शन Q नोट। एक्चुअली मैंने हीट का जो अमाउंट है वो Q नोट रखा है, तो इसीलिए मैं टेम्परेचर क्या रख रहा हूँ? T नोट। तो मैंने T नोट बराबर T1 बराबर T4 रख दिया है। क्लियर है? मतलब मैंने T नोट का मतलब है लोअर टेम्परेचर, जो सिस्टम का फिलहाल लोअर टेम्परेचर होगा, उसे मैंने T नोट शो कर दिया है। कोई दिक्कत? तुम T1 भी रख सकते हो, T4 भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ऐसा कोई वो नहीं है कि यही रखना ही है। क्लियर है भाई साहब? यस सर। अब ऐसे ही मुझे हीट रिजेक्टेड टू द हॉट बॉडी, मुझे क्या निकालना? हीट रिजेक्टेड टू द हॉट बॉडी। तो हीट रिजेक्शन कहाँ हुआ था? 2 to 3 प्रोसेस। तो मैं क्या निकाल लूंगा? इसका एरिया निकाल लूंगा भाई। इसका एरिया क्या हो जाएगा? इसका एरिया क्या हो जाएगा? क्या रह जाएगा? 2 डैश 2 3 3 डैश 2 3 3 डैश 2 डैश, यही तो होगा। तो इसकी हाइट कितनी हो गई? इसकी हाइट हो गई T2 या T3 या Tk। ये तो हुई हाइट इसकी रेक्टेंगल की। और लेंथ वही हुई डेल्टा, चाहे S2 माइनस, चाहे S1 माइनस S4 कर दो, चाहे S1 माइनस S3 कर दो, चाहे S2 माइनस S4, चाहे S1 माइनस S3। ठीक है ना? क्योंकि एंट्रोपी बराबर है। देखो यही आ गया एरिया। क्या आ गया? Tk डेल्टा S। डेल्टा S मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि आगे बाद में आके कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ में आया भाई? समझ में आया? यस सर। हम मुझे निकालना होगा वर्क डन। तो वर्क डन कैसे निकाल लूंगा? वर्क डन निकाल लूंगा भाई। तो वर्क डन क्या हो जाएगा? Qk माइनस Q नॉट। अब यहाँ पे मैंने Qk माइनस Q नॉट क्यों करा, कोई ये बताए? वर्क डन क्या होना चाहिए? वर्क डन होना चाहिए हीट एब्जॉर्ब माइनस हीट रिजेक्शन। मैंने उल्टा क्यों कर दिया ये? तो क्योंकि प्रोसेस है ना। जल्दी बोलो, टाइम कम है बेटे। सर क्योंकि प्रोसेस लोअर टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर हो रहा है। नहीं, बिकॉज़ वर्क डन ऑन द सिस्टम है सर, जी, क्योंकि यहाँ पे हमें वर्क डन मिल नहीं रहा है। वर्क डन हम प्रोवाइड करा रहे हैं, वर्क डन दे रहे हैं, वर्क डन निगेटिव में है। वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है। वर्क डन ऑन द सिस्टम मतलब माइनस में है वर्क। माइनस का मतलब हमें इसे रिवर्स करना पड़ेगा भाई। माइनस W इक्वल टू होता Q नॉट माइनस Q के। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा? दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। क्लियर है भाई? यस सर। क्योंकि वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम नहीं है। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो ये हो जाएगा, दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे Q नॉट Q के, तो ये हो गया Tk माइनस T नॉट डेल्टा S। ठीक है? क्लियर है? यस सर। या
या मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ, जो हमारा ये सॉलिड लाइन वाला रेक्टेंगल है ना, ये 1 2 3 4, इसका एरिया निकाल सकता हूँ। इसका एरिया भी यही बताएगा एक्चुअली। क्योंकि ये क्लोज साइकिल है तो मैं ऑलरेडी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर ए साइकिल बता चुका हूँ। इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू इज इक्वल टू साइकिल इंटीग्रल ऑफ डेल डब्ल्यू। किसी भी साइकिल के लिए जितना हीट ट्रांसफर होगा वो वर्क ट्रांसफर के बराबर होगा। वर्क ट्रांसफर हीट ट्रांसफर के बराबर होगा। ये तो हम पढ़ चुके हैं, Yes, sir. पढ़ चुके हैं हम। यस सर। तो बस यही निकाला है मैंने, कुछ और थोड़ी अप्लाई कर दिया, यही अप्लाई किया है मैंने यहाँ पे। W इक्वल्स टू एरिया से निकाल लो चाहे इससे निकाल लो, बराबर आएगा। अगर तुम्हें कंफ्यूजन नहीं करना है बिल्कुल, तो तुम एरिया से निकाल लो। तो एरिया 1 2 3 4 क्या बता रहे हैं, नेट हीट ट्रांसफर कितनी हुई है इसके बराबर होगा, जो कि नेट वर्क ट्रांसफर के बराबर। वो मिल गया हमें, T के माइनस T नॉट ब्रैकेट इनटू डेल्टा एस। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। नो सर। नो सर। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे इसका, क्या कैलकुलेट करेंगे? COP या एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो, EPR भी बोलते हैं बेटा, इसका दूसरा नाम EPR भी होता है, एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो। एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो, ये गलत लिख दिया मैं एक्चुअली, इसे सही कर देता हूँ। लाओ, एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो होता है ना। इसे ब्रैकेट में EPR लिख देते हैं। इसके दो नाम होते हैं, CPU या EPR। ठीक है, क्लियर है? यस सर। गलत हो गया था वो। तो इसे क्या है, COP या EPR, एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो कार्नोट साइकिल का लिए है, कार्नोट साइकिल के लिए निकाल रहा हूँ। ठीक है, अब W इधर हो गया यार, क्या हो गया भाई, ये एरो इधर चला गया। ठीक है भाई, तो COP निकालना है। COP क्या होगा, Q नॉट डिवाइडेड बाई W। Q नॉट क्यों रखा मैंने यहाँ पे, कोई बताएगा? सर उस्मान निष्कासित हो रही है। COP का मैंने स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या बताया था? सर डिजायर रिक्वायर्ड ऑफ हीट। डिजायर्ड इफेक्ट ऑन वर्क। डिजायर्ड इफेक्ट क्या है हमारा? डिजायर्ड इफेक्ट है हमें लोअर टेम्परेचर को मेंटेन रखना। मेंटेन रखने के लिए हमें Q नॉट अमाउंट ऑफ हीट वहां से रिजेक्ट करानी पड़ रही है, मतलब निकालनी पड़ रही है। ठीक है, तो डिजायर्ड इफेक्ट के लिए क्या हो जाएगा, Q नॉट बाई W। Q नॉट की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, T नॉट बाई डेल्टा एस। W की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, T के माइनस T नॉट बाई इनटू डेल्टा एस। इन दोनों को डिवाइड करने के बाद कुछ ये आया। क्लियर है? क्लियर है भाई? डेल्टा एस से डेल्टा एस कैंसिल आउट हो गया। COP ऑफ कार्नोट, COP ऑफ रिवर्स कार्नोट साइकिल जो आई हमारी, या एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो जो आया, वो हमारा आया T नॉट डिवाइडेड बाय T के माइनस T नॉट। इसे याद रखने का तरीका ऐसे है, हमेशा नोमिनेटर में अंश में रहेगा हमारा लोअर टेम्परेचर और हर में रहेगा हमारा दोनों का डिफरेंस। क्लियर है? क्लियर भाई? किसके लिए है ये, किसके लिए है ये? रेफ्रिजरेटर के लिए। अगर मैं हीट पंप के लिए बात करूंगा, तो हीट पंप में डिजायर्ड इफेक्ट होता है हमारा किसी भी हायर बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखना, तो उसमें ठीक है, तो वहाँ क्या हो जाएगा, हायर टेम्परेचर हो जाएगा, लोअर टेम्परेचर नहीं होगा, हायर टेम्परेचर हो जाएगा। या हम इसे ऐसे कर सकते हैं कि हमें जब COP निकालना ही होगा, हम रेफ्रिजरेटर की निकाल चुके हैं, तो उसमें +1 करके निकाल ले। क्लियर है? तुम्हें अगर यकीन ना आ रहा हो तो इसमें +1 करके देख लो, नीचे वाला फॉर्मूला आ जाएगा, चेक कर लो। क्लियर है? यस सर। आपको प्रॉब्लम? नो सर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सर ये वर्क डन में, सर वर्क डन में डेल्टा एस कहाँ से आया सर? अरे भाई डेल्टा एस वर्क डन में, हाँ, अरे भाई एरिया ले रहे थे हम, एरिया
तो एरिया में बेटे एरिया ले रहे हो तो एरिया में तुम लेंथ नहीं लोगे, लेंथ तो डेल्टा एस ही है। यस सर। डेल्टा एस का मतलब है बेटे S1 माइनस S3 या S2 माइनस S4। डेल्टा एस का मतलब एंट्रोपी में कितना चेंज हुआ है। यस सर, यस सर। समझ रहे हो? क्लियर है भाई? जी सर। यस सर। अरे भाई यहाँ तक कोई दिक्कत है? नो सर। पक्का? तो जल्दी से एक न्यूमेरिकल कर लो ये वाला, जल्दी से नोट करो। सोल्व इसे देख के मत करना, समझ के करना। नकल मारोगे तुम, मुझे पता है। लिखो क्वेश्चन, लिखो लिखो क्वेश्चन। लिखा? जी सर। एक मशीन है जो रिवर्स कार्नोट साइकिल पे वर्क करती है। एक मशीन है जो रिवर्स कार्नोट साइकिल पे वर्क कर रही है। क्लियर है? अरे भाई क्लियर है? लिख लिया? यस सर। ठीक है। उस मशीन का हायर टेम्परेचर जो है वो 305 डिग्री केल्विन है। 305 केल्विन है। कितना है? कितना हायर टेम्परेचर? 305 केल्विन। और लोअर टेम्परेचर 260 केल्विन है, 260 केल्विन। क्लियर है? जी सर। कितना? लोअर टेम्परेचर कितना? हायर टेम्परेचर है 305, लोअर टेम्परेचर है 260। दोनों केल्विन में है, ध्यान रखना। ठीक है? यस सर। अब तुम्हें क्या निकालना है? सीओपी कैलकुलेट करनी है। जब ये एज ए रेफ्रिजरेटर काम कर रही हो, एज ए हीट पंप काम कर रही हो, दोनों सीओपी निकालनी है। इफिशिएंसी भी निकालनी है अगर एज ए इंजन काम करती तो। समझ गए? अगर ये मशीन एज ए हीट इंजन काम करती तो इसकी इफिशिएंसी कितनी होती? अगर ये मशीन रेफ्रिजरेटर की तरह काम कर रही तो सीओपी कितनी होगी? अगर हीट पंप की तरह काम कर रही तो सीओपी कितनी होगी? तीनों कैलकुलेट करना है। तुम्हारे पास मिनट है 4। क्लियर है? जल्दी करो। अरे मैडम बीएमडब्ल्यू की 2 बुक चाहिए होंगी, फिर एक मैकेनिकल वाले को भी चाहिए होगी। हाँ दोनों अलग अलग चलता है। तो यही वाले भाई सब पढ़ा रहे हैं। हाँ भाई, हुआ किसी का आंसर? किसी का आया आंसर? यस सर, 2 आ गए। क्या क्या आया बताओ। सर एज अ रेफ्रिजरेटर की 5.77 और एज अ हीट पंप के लिए 6.77। 6.7। सबका ये आया भाई आंसर? यस सर। यस सर। यस सर। इफिशिएंसी भी निकालो, इफिशिएंसी भी निकालो हीट इंजन की। सर 0.17 आएगा सर। 0.15 है। 0.17, 0.15 दो आंसर मिल गए। 0.15 आंसर ठीक है। 0.17 किसका आया? 0.17 वाला आदमी जो है अपनी चेंज करे वापस से फॉर्मूला, उसने कुछ गड़बड़ कर दी है। ठीक है भाई?
भाई क्लियर है? यस सर। यस सर। अब हम कल से और न्यूमेरिकल करेंगे, फेस का किसी को